अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। तो आज का टॉपिक है हमारा उर्दू ज़बान और अदब का आगाज़ व इर्तिकाम। सबसे पहले हम उर्दू ज़बान और अदब का तारुफ देख लेंगे। तो उर्दू ज़बान और अदब का ताल्लुक़ जनूबी एशिया से है और ये ज़बान बरसग़ीर में बोली या समझी जाती है। उर्दू का आगाज़ 12वीं सदी में हुआ और ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलाप से बनी, जिनमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी शामिल है। उर्दू ज़बान की हम डेफिनेशन देख लेंगे कि उर्दू ज़बान ने अपनी जड़ें अरबी और फ़ारसी ज़बानों से ली हैं और इसे इस्लामी सकाफ़त का अहम जज़ू समझा जाता है। उर्दू रस्मुल ख़त फ़ारसी और अरबी रस्मुल ख़त से मुशाबहत रखता है। अब हम देख लेंगे उर्दू अदब की डेफिनेशन। उर्दू अदब में शायरी और नज़्र दोनों शामिल हैं और इसे मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ़ अदवार 3 पेश किए गए हैं। सबसे पहला है कदीम अदवार अदब। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इस दौर में ज़्यादातर मजहबी और तसव्वुफ़ पर मबनी शायरी की जाती है। इस दौर की मशहूर शख्सियत में ख्वाजा मीर दर्द और ख्वाजा मीर तकी मीर शामिल हैं। सेकंड, क्लासिकी उर्दू अदब। इसका सेकंड अदवार है क्लासिकी उर्दू अदब। इस दौर में शायरी और नज़्र दोनों में काबिल ज़िक्र काम हुए हैं, यानी कि बहुत काबिल ज़िक्र काम हुए हैं, जैसे कि और जिन्होंने करे हैं उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, अनीस व दबीर इस दौर के मशहूर शायर हैं। थर्ड है जदीद उर्दू अदब। इस दौर में नस्र को भी बहुत अहमियत दी गई है और नावल, अफसाने, ड्रामे लिखे गए हैं। मंटू अजमत चुगताई और फैज़ अहमद फैज़ इस दौर के मशहूर अदीब हैं। उर्दू शायरी। उर्दू शायरी मुख्तलिफ इसनाब पर मुश्तमिल है, जिनमें गज़ल, कसीदा, मरसिया और रुबाई शामिल है। गज़ल को उर्दू शायरी की ज़बान कहा जाता है। उर्दू नस्र। उर्दू नस्र में नावल, अफसाने, ड्रामे और इंशाइये शामिल हैं। उर्दू उर्दू नस्र का आगाज़ दास्तानों से हुआ और बाद में इसमें जदीद नसरी इसनाफ शामिल हुए। उर्दू अदब की खसूसियात हैं। 3 पॉइंट हैं, हम इसके खसूसियात देख लेते हैं। उर्दू अदब में जज्बात की अक्कासी उर्दू ज़बान की खूबसूरती नुमाया है। उर्दू शायरी में इश्क, हुस्न, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की बातें ज़्यादा की जाती हैं। उर्दू नज़्म में समाजी मसाइल, माशरती हकीकतों और इंसानी नफ्सियात का बयान मिलता है। आइए अब हम उर्दू अदब ज़बान का आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डाल देते हैं। जैसे कि उर्दू ज़बान और अदब का आगाज़ और इर्तिका एक दिलचस्प सफ़र है, जो मुख्तलिफ अदवार और सकाफ़तों के असरात का नतीजा है। फर्स्ट पॉइंट इसका देख लेंगे उर्दू ज़बान का, और इसकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन इन तमाम नज़रियात में एक बात तो आम है कि इसकी नशोनुमा हिंदुस्तान में मुसलमान फ़ातहीन की आमद के साथ शुरू होती है। और बुनियादी इस्तदलाल ये है कि मुसलमान फ़ातहीन की आमद जब हिंदुस्तान में होती है तो यहाँ के मकामी लोगों से मिलना जुलना होता है। इस मिलने जुलने की वजह से एक दूसरे की ज़बान का मिलावट होता है, जिसके सबब एक नई ज़बान वजूद में आती है जो उर्दू, हिंदी या हिंदवी कहलाती है। यही वजह है कि बनावट के एतबार से ये एक मिली हुई किस्म की ज़बान मालूम होती है और इस तरह इससे बहुत से अल्फाज दूसरी ज़बानों से लिए गए हैं, यानी कि इसके बहुत से अल्फाज दूसरी ज़बानों से भी लिए गए हैं। जैसे कि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी पैदाइश दक्कन में हुई, कुछ का कहना कि पंजाब से हुई और कुछ का ख्याल है कि सबसे पहले सिंध से तैयार हुई और कुछ का कहना है कि इसकी इब्तिदा दिल्ली से में तलाश की जाती है। तो सारे मुहक्किकीन ने अपनी अपनी राय दी है कि हाँ, यहाँ से आई है उर्दू, यहाँ से आई है। कुछ का कहना है कि सिंध से आई है। तो उर्दू ज़बान का आगाज़ दक्कन के इलाके में हुआ, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों का मिलाप हुआ। ये ज़बान बुनियादी तौर पर हिंदी, फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज के इम्तिज़ाज से बनी। उर्दू ज़बान का पहला
ادبی نمونہ دکنی اردو میں ملتا ہے جو دکن کے علاقے میں فروغ پائی۔ اردو زبان کا ارتقاء مغلیہ دور میں ہوا جب فارسی زبان کی سرپرستی کی گئی اور اردو نے اپنی موجودگی مضبوط کی۔ اس دور میں اردو شاعری اور نثر کا عروج ہوا۔ مغلیہ دور، اس دور میں فارسی اور اردو کا ملاپ زیادہ ہوا۔ ولی دکنی اور میر تقی میر جیسے شاعروں نے اردو کو ایک منفرد شناخت دی۔ 18ویں اور 19ویں صدی 19ویں صدی میں اردو ادب نے نئے رجحانات اور موضوعات اپنائے۔ اس دور میں غالب، اقبال، حالی جیسے شاعروں نے اردو شاعری کو نئے رنگ دیے۔ نثر میں بھی اردو نے مختلف اصناف کو اپنایا، جیسے کہ ناول، افسانے اور مضمون نگاری۔ جدید دور میں اردو ادب نے عالمی سطح پر اپنی شناخت پائی۔ جدید شاعری، افسانے، ڈرامے اور دیگر اصناف میں اردو نے نئے رجحانات اپنائے۔ فیض احمد فیض، سعادت حسن منٹو اور عظمت چغتائی جیسے ادیبوں نے اردو ادب کو نئے موضوعات اور اسلوب دیے۔ تو یہاں پہ ہمارا آغاز اور ارتقاء پورا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اردو زبان اور ادب کا سفر ایک طویل سفر رہا ہے جو مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے ملاپ سے بنا ہے۔ اردو نے ہمیشہ اپنے وقت کے تقاضوں کو اپنایا اور اپنے اندر نئے رجحانات شامل کیے۔ اس طرح اردو زبان اور ادب کا ارتقاء ایک مسلسل عمل رہا ہے جو آج بھی جاری رہا ہے۔ تو یہیں پر ہمارا آغاز اور ارتقاء مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔